ये आपका पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? तो समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरण कहलाती है। ठीक है, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर होती है वही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। यानी कि जब समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा और उसका जो दर होगा वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। मान लीजिए कोई आपके पास वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग आपके पास दिया हुआ है। मान लीजिए इस वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है ना, प्रारंभिक वेग है आपका u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ये दिया हुआ है और इसका अंतिम वेग जो है, इसका अंतिम वेग भी आपको ज्ञात है। अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग इसका भी दिया है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी दिया है। फाइनल वेलोसिटी आपके पास दिया है। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या होगा उसको समझते हैं। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वेग में परिवर्तन कहने का मतलब कि जो फाइनल में जो वेलोसिटी है यानी कि अंतिम वेग जो है, अब अंतिम वेग में से जब हम लोग प्रारंभिक वेग घटा देंगे, प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो आपका जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? वेग, वेग में परिवर्तन कहलाएगा। यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि वेग के परिवर्तन का मतलब है कि v माइनस u। अब मान लेते हैं कि यह इस वेग तक आने में इसको समय लग रहा है, कुछ समय लग रहा है, वो समय है t। वो समय क्या है? t है। ये t समय में यह इस वेग से u वेग से v वेग को प्राप्त कर ले रहा है। तब यहाँ पे आपको त्वरण निकालने के लिए क्या करना होगा? तो त्वरण बराबर अभी आपको बताया है कि वेग में परिवर्तन की दर जो होगी वही है ना, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर वही होगी ना त्वरण, यानी कि वेग में परिवर्तन और बटा समय। त्वरण बराबर ही ना होगा, वेग में परिवर्तन और बटा समय। तो त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से। ठीक है, और वेग में परिवर्तन हुआ है v माइनस u और समय लग रहा है इस वेग में परिवर्तन में t, यानी ये बराबर आ गया, क्या गया? v माइनस u बटा t। अब देखिए आप चाहे तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं, a को जाकर t में गुना कर देंगे ना इससे, तो बन जाएगा v माइनस u बराबर at, यानी यहां से आ जाएगा v बराबर u प्लस at। यह भी एक फॉर्मूला हो गया, समझ गए ना? चलिए, तो ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां से आपको त्वरण का तो पता चल गया। अब चलिए त्वरण का एसआई मात्रक की बात करते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? देखिए, तो वेग में परिवर्तन के लिए, तो वेग में वेग घटेगा तो वेग ही ना आएगा एक तरह से, और वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, है ना, और बटा में है आपका समय, तो समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ये हो जाएगा इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आप याद रखेंगे कि त्वरण एक कैसी राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। एक्सीलरेशन जो होता है किसी निश्चित दिशा में होता है, इसलिए यह क्या है? एक सदिश राशि है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर v का मान अधिक हो और u का मान कम हो तो a का मान प्लस में आएगा ना, क्योंकि तब यहां से आपको ये पता चल रहा है कि अगर अंतिम वेग अधिक हो और प्रारंभिक वेग कम हो, यानी कि वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण धनात्मक होगा। अगर वेग घट रहा हो यानी कि अंतिम वेग कम हो और प्रारंभिक वेग ज्यादा हो तो माइनस में आएगा, तब वहां त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे कि इस तरह से लिख देते हैं कि त्वरण का मान धनात्मक माना जाता है यदि वेग बढ़ रहा हो। वेग बढ़ रहा होगा तो त्वरण का मान धनात्मक होगा, और त्वरण का मान ऋणात्मक माना जाता है जब वेग घट रहा हो। तो जब ऋणात्मक त्वरण होता है ना तो उसको हम लोग अत्वरण भी कहते हैं, यानी कि डिसलेशन कहते हैं, या मंदन भी यानी कि रिट्रेडेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण को अचर त्वरण भी कहा जाता है, इसको अचर त्वरण भी कहते हैं, याद रखेंगे, अचर त्वरण। ठीक है, चलिए, यानी कि जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना छोटा क्यों ना हो, मतलब समय अंतराल कितना भी छोटा हो, बराबर परिवर्तन होगा, वेग में बराबर परिवर्तन होगा किसी छोटे समय अंतराल में भी, तो उसका त्वरण एक समान या अचर कहा जाता है। तो उसका त्वरण एक समान या अचर कहा जाता है। जैसे अगर देखिए हम इसका आलेख से आपको समझाते हैं, जैसे ये आपका एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, अब इस पे हम लोग वाई अक्ष दिखा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग आलेख बना रहे हैं वेग समय, है ना, वेग समय ग्राफ देख रहे हैं, ये कहलाएगा वेग समय ग्राफ। ठीक है,
वेग समय आलेख या ग्राफ। चलिए, तो वेग समय आलेख में आपको इस पे समय को दर्शाना होगा और इस पे आपको पता ही है कि वेग अब दर्शाना होगा। ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ से त्वरण की बात होगी, चर्चा होगी। तो चलिए, मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इसका जीरो समय में, यहाँ कह रहा ना, इसका मतलब ये ना हुआ कि जीरो समय में इसका प्रारंभिक वेग ना हुआ, वो मान लेते हैं यू है। ये प्रारंभिक वेग क्या है? यू है। अब इसको कुछ समय लग रहा है, मान लीजिए वो टी समय में, टी समय अंतराल में वो कुछ दूरी तय करके, मतलब कि यहाँ से वो यहाँ पहुंच जा रही है, यानी कि यहाँ आपको दिख रहा है कि वेग बढ़ रहा है। अगर एक समान त्वरण होगा तो वहां जो रेखा जाएगी वो एकदम सीधी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, ये आपको पहले हम लोग उसमें भी पढ़े थे ना, हम लोग जब चाल के बारे में, जब एक समान चाल पढ़ रहे थे तो उसमें भी देखे थे सीधा जा रहा था। तो ये आपका सीधा जा रहा है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ एक समान त्वरण है। तो यहाँ ये जो शुरू का वेग है, यानी समय जीरो में, या इस आलेख में क्या कह रहा है कि जीरो समय में इसका वेग जो है यू है, और यहाँ टी समय पश्चात इसका वेग जो हो जा रहा है वो भी हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका भी है। अब चलिए इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, या थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, इससे हम लोग त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो हम लोग अलग से रेखा खींचे, इसको आपको डॉटेड दिखा देना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डॉटेड कर देना है। ठीक है, ये आपको डॉटेड करना होगा, समझ गया ना? इस तरह से हम लोग डॉटेड कर दिए, ये आपका डॉटेड हो गया। ये आपको डॉटेड इसलिए है क्योंकि ये वास्तविक नहीं दिखा है। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक भी है। अच्छा, ये u है, ये u है ना प्रारंभिक वेग, तो ये भी u हो जाएगा। अच्छा, ये t समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी t होगा ना। चलिए, देख रहे हैं ना, ये आयत बन रहा है, इसका नाम दीजिए o a, है ना, b सी, और यहाँ पे बिंदु दे दिए डी। अब मान लीजिए इसमें आपको त्वरण ज्ञात करना होगा, तो त्वरण यहाँ जो होगा ना, वो त्वरण किसके बराबर होता है? तो यह त्वरण जो हैगा इस सीडी रेखा के ढाल के बराबर होगा। रेखा सीडी का ढाल उसके बराबर होगा। अब ये रेखा सीडी का ढाल का मतलब क्या है? ढाल को अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है कि वह इस अक्ष के रेस्पेक्ट में, यानी कि एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में, वो कितना डिग्री पे झुका है, उसका झुकाव कितना है। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे ना, ढाल को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और एम बराबर होता है फॉर्मूला टेन थीटा। एम बराबर क्या होता है? फॉर्मूला टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है, जब हम लोग 9th क्लास 11th क्लास में 10th क्लास में जाएंगे तो आप वहां से जानेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि अगर यह कोण है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जब त्वरण निकालना होगा तो वो रेखा सीडी का ढाल होगा। ढाल मतलब है कि वह रेखा जो है कितना पे झुकी हुई है किसी एक्स अक्ष, यहाँ जो इसको अगर आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ देखिए ऐसे आगे बढ़ा दे इसको यहाँ पे, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दे तो ये एक्स अक्ष पे ना झुकी है, तो ये कितना पे झुकी हुई है, वो वही झुकाव ही उसका ढाल कहलाता है। तो त्वरण को आपको तो ये से डिनोट करना है। अब रेखा सीडी का जो ढाल कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले ही बता देते हैं, लंब बटा आधार। तो ये अगर कोण है तो लंब ये होगा ना, यानी कि यहाँ से आ जाएगा बी डी और बटा में BC। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, अभी हम लोग आगे यूज करेंगे। अगला है आपका असमान त्वरण, यानी कि इसको चर त्वरण भी कहा जाता है, इसको हम लोग चर त्वरण भी कहते हैं, चर त्वरण। ठीक है, ये याद रखेंगे। यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन ना हो, बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होगा, तो उसका आलेख कैसा बनेगा? वक्र बन जाएगा ना। इस तरह से आपको पढ़ाए थे ना अभी जब हम लोग चाल के बारे में पढ़े थे, असमान चाल में, याद है? तो त्वरण अचर त्वरण कहलाता है, असमान त्वरण या चर त्वरण भी कहलाता है। तो इस तरह इसमें जो आलेख बनेगा ये कैसा बनेगा? वक्र बनेगा, क्योंकि इसमें बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका आलेख जो होगा वक्र बनेगा। तो जहां भी वक्र दिखेगा वो असमान त्वरण के बारे में बात कर रहा है। और स्ट्रेट होगा तो, है ना, वो कैसा त्वरण है? तो वहां पे यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यानी कि आपका एक समान त्वरण है। चलिए, अगला है आपका वेग समय समीकरण। ठीक है, वेग समय समीकरण जो होता है वो एक समीकरण है, वो क्या है? v बराबर u प्लस at, यही वो समीकरण हमें प्राप्त होगा। तो चलिए इसको प्रूफ करके देखेंगे। चलिए हम लोग ये अक्ष ले लेते हैं, x अक्ष, ठीक है, और इस पे एक y अक्ष ले लेते हैं, ये आपका y अक्ष हो गया। ठीक, अब चलिए इस x अक्ष पे हम लोग किसको दिखाएंगे? तो ये आपका समय को निरूपित करेंगे इस पे, और इस पे किसको दिखाएंगे? वेग को दर्शाएंगे, है ना। चलिए इसको समझेंगे थोड़ा ध्यान से, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ठीक, मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग, यानी कि यहाँ से यहाँ ये वेग है ना, u है, ये प्रारंभिक वेग क्या है इसका?
u है, ठीक। और कुछ समय पश्चात मान लीजिए t समय पश्चात इसका वेग जो हो रहा है v हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक इसका वेग जो है v हो जा रहा है, ठीक है। और इसको समय ये जो मान लेते हैं कि इसमें एक समान त्वरण हो रहा है, तो एक समान त्वरण होगा तो स्ट्रेट जाएगा ना, एकदम एकदम इसी तरह से ना। चलिए, तो यानी कि अगर हम लोग इसको भी मिला सकते हैं डॉटेड, अभी आपको बताए थे ना एक आलेख, उसी को हम लोग यहाँ दोहरा रहे हैं, ठीक है। ये आपका बन गया, फाइनल हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा डॉटेड कर दे रहे हैं आपको, जैसे कि बताए हैं कि आपको डॉटेड ही रखना होगा, ठीक है। ये आपका डॉटेड हो गया, इसको भी डॉटेड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका डॉटेड हो गया। चलिए अब देखिए इस पे हम दे देते हैं बिंदु O, A, B, ये C और ये D। यहाँ से समय लगा आपको t, यानी कि आपको प्रारंभिक वेग मतलब 0 समय में इसका वेग है 0 और t समय पश्चात इसका वेग हो जा रहा है v, है ना। यहाँ वेग क्या हो जा रहा है आपका v हो जा रहा है, और यह समय है t, तो ये t है तो ये भी t हो जाएगा। अच्छा ये u है तो ये भी u हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक u होगा ना। चलिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं त्वरण की, ठीक है। हाँ, वेग समय समीकरण में हम लोग त्वरण की बात करते हैं, तो आप त्वरण यानी कि त्वरण को a से डिनोट करते हैं, आपको बता रखे हैं। और ये त्वरण जो होगा किसके बराबर होगा, तो रेखा CD का ढाल, है ना, रेखा CD का ढाल के बराबर होगा। तो a बराबर रेखा CD का ढाल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से BD और बट्टा BC, देख लीजिए BD और बट्टा में BC। तो a बराबर, अब देखिए BD का वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन हम अगर AD में से AB को घटा दे तो आ जाएगा, इस AD में से अगर AB को घटा दे तो काम हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा, AD का वैल्यू आपके पास क्या है, तो AD का वैल्यू है आपके पास, अच्छा नीचे यहाँ BC है वो तो दिखना पड़ेगा ना। चलिए AD का वैल्यू क्या है V और AB का वैल्यू है U, है ना, और बटा में BC का वैल्यू क्या है आपका T। तो ये जाके इसमें इंटू कर देगा ना, यानी हो जाएगा V माइनस U बराबर 80। अब देखिए U को उधर ले जाकर जोड़ दीजिए तो V बराबर हो जाएगा U प्लस 80। यहाँ से ये समीकरण आपका प्राप्त हो गया। तो इसी समीकरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं वेग समय समीकरण, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आप। अगला है आपका विस्थापन समय समीकरण। तो विस्थापन समय समीकरण में होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपको S का मतलब तो पता ही है, विस्थापन है, और U क्या है, तो U आपका प्रारंभिक वेग t समय है और A क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो इसी फिगर में हम लोग देखते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जब त्वरण की बात आ रही है तो आपको त्वरण बराबर यानी कि A बराबर आपको अभी बताए थे ना BD बट्टा होगा BC, BD बट्टा BC, यानी A बराबर हम लोग BD की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, BD ऐसे ही रहने दीजिए, और BC का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते हैं T। यहाँ से आपको याद रखना होगा कि BD का वैल्यू आ गया 80, ठीक है। यहाँ पे आगे यूज करेंगे इसलिए आपको बताया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं विस्थापन समय समीकरण में। तो याद होना चाहिए आपको, वेग बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया था, वेग बराबर होता है विस्थापन और बटा में समय। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से विस्थापन प्राप्त करना होगा, विस्थापन निकालना होगा, तो विस्थापन बराबर होता है वेग और गुना समय हो जाएगा ना, वेग गुना समय। जब वेग में समय से गुना कर देंगे तो विस्थापन आपका ज्ञात हो जाएगा। देख लीजिए जाके गुना करेगा तभी ना होगा, यानी आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर हम लोग वेग में समय से गुना कर दें तो इसका विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन का मतलब होगा कि वेग और गुना समय। तो वेग में जब समय से गुना करेंगे इस फिगर के अनुसार तो इसका ये क्षेत्रफल निकलेगा ना। अगर इस वेग में इस समय से गुना कर देंगे तो इस चीज का क्षेत्रफल निकलेगा, OADC का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप विस्थापन बराबर लिख सकते हैं, यानी S बराबर लिख सकते हैं किसको, तो समलम चतुर्भुज क्या नाम है इसका, OADC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, S बराबर समलम चतुर्भुज में दो है, एक ये आयत है एक त्रिभुज है। तो लिख देते हैं आयत OABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो S बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो आप यहाँ पे इसको OA गुना AB लिख सकते हैं ना, आयत का क्षेत्रफल देख लीजिए तो OA गुना AB, और प्लस 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आधार है ना, 1/2 आधार और गुने ऊंचाई, यही ना होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा S बराबर OA का वैल्यू है T और AB का वैल्यू है आपके पास U, हाफ BC का वैल्यू है, BC का वैल्यू देखिए तो है T, और आपको BD का वैल्यू पहले से ही है निकाल कर दिखाए हैं 80, ठीक है।
यानी कि s बराबर हो जाएगा, इसको सीधा कर दीजिए, ut प्लस 1/2 a tt क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। यहाँ से ये आपका प्राप्त हो गया विस्थापन समय समीकरण। सॉरी, यहाँ ब्रैकेट थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो समीकरण प्राप्त हो गया ये विस्थापन समय समीकरण हो गया, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका वेग विस्थापन समीकरण। तो वेग विस्थापन समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जैसे कि आपको बताए थे फॉर्मूला कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन बराबर वेग गुना समय निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अगर विस्थापन की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, तो समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज किसका नाम, OADC का क्षेत्रफल, ठीक है, OADC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो ये समलम चतुर्भुज में समांतर भुजा OC है और कौन सा है, AD है। तो OC प्लस AD और गुना शीर्षलम, यानी कि BC लिख दीजिए चाहे OA लिख दीजिए, एक ही बात है। चलिए अब चूंकि आपको याद होना चाहिए कि हम लोग फॉर्मूला लाए थे, ये बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, यानी कि यहाँ से आपको एक और चीज पता चल गया कि t बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू और बटा में a, ये लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए तो अब यहाँ पे आते हैं, s बराबर 1/2 OC का वैल्यू आपके पास है u और AD का वैल्यू है आपके पास v और BC का वैल्यू क्या है, तो BC है आपका t, ठीक है। अब s बराबर 1/2, इसको हम लोग v प्लस यू भी लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और t का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेते हैं v माइनस यू और बटा में a। चलिए गुना करते हैं, तो s बराबर हो जाएगा, ऊपर देखिए प्लस में माइनस में है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, और नीचे 2 में a से गुना होगा तो हो जाएगा 2a जाके s में गुना कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2as, यानी आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब ये देखिए यू स्क्वायर को इधर ले जाकर जोड़ दीजिए, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से जो ये निकल गया आपका ये समीकरण प्राप्त हो गया, समझ गए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है, एक समान वृत्तीय गति, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है। जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से है तब उसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक हम लोग वृत्ताकार पथ ले लिए, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ हो गया। अब पहले मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो आपके पास r है। तो त्रिज्या जब r है तो इस पथ की कुल लंबाई क्या होगी, पथ की लंबाई जो होगी, पथ की कुल लंबाई जो होगी, पथ की लंबाई जो होगी वो 2πr होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी ना। अब मान लीजिए इसको पथ को चलने में समय लग रहा है t, समय कितना लग रहा है आपको, समय लग रहा है t, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कि क्या वस्तु का जो एक समान चाल हमें न पता है, तो चाल बराबर आपको क्या होता है, तो दूरी बटा समय। आप फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय, दूरी बटा समय जानते हैं ना। तो दूरी यहाँ पे है ना, तो दूरी यहाँ पे ये 2πr है और समय आप पर t है, तो यानी कि चाल मतलब कि v बराबर हो जाएगा 2πr और बटा में t, समझ गया। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला मिल गया। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।